As a beginner of management studies, it's too difficult to define the concept of management. Why? Because it's too dynamic concept. ओके ये इतना डायनेमिक है कि ये बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है। ओके और ये चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, टेक्निक्स हैं, वो चेंज होता रहता है। ओके और इतने सारे चीज़ों को इंक्लूड्स करता है कि एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना इसको बहुत मुश्किल है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी माने तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कैलकुलेटिव मूव फॉर अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। ओके हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ taking calculative move for achieving desired results और गोल आप कह सकते हैं। ओके अब हमने क्या कहा यहाँ? कैलकुलेटिव मूव। कैलकुलेटिव मूव जब भी हम लेते हैं ना तो हम कॉन्सिक्वेंसेस को एनालिसिस करते हैं। वी कंसीडर द रिस्क, आउटकम कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके बेनिफिट को कंसीडर करते हैं। ओके देन जाके बहुत सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके देन हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज कैलकुलेटिव, प्री प्लान्ड मूव। ओके दैट इज ए स्ट्रैटेजिक एक्शन। ओके इसको समझने के लिए दो चीज़ होता है, लक, दूसरा अगर कैलकुलेटिव मूव को आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके अब क्या है ना, व्हाट इज कैलकुलेटिव मूव? आपने कभी स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है? अभी आर्चर जो होता है, आर्चर वो हिट करता है टारगेट को जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेटिव मूव। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लक ही और शी हिट द टारगेट्स। शूटर को आपने देखा रिसेंटली, देर आर सो मेनी शूटर्स हु हिट द टारगेट्स। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेटिव मूव, नॉट बिकॉज ऑफ लक। ओके अगर आप बिजनेसमैन की बात करें जिसने कुछ अचीव किया, या जितने भी अचीवर हैं वो लक पे बिलीव नहीं करते हैं, दे जस्ट बिलीव ऑन कैलकुलेटिव मूव। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी इज़ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसने अचीव किया है, नाउ ही इज़ लिविंग इन एंटेलिया। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेटिव मूव। तो इसी कैलकुलेटिव मूव को ना हम मैनेजमेंट कहते हैं। ओके अब ये कैलकुलेटिव मूव का जो इंटरप्रिटेशंस है हमारे हिसाब से बहुत लंबा, एस स्ट्रैटेजिक एक्शंस, प्री प्लान्ड एक्शंस। ठीक है, वी कंसिडर्ड सो मेनी प्रोज एंड कॉन्स। ओके तो आप जस्ट इतना याद रखना कि देर इज नो वर्ड्स लाइक लक। फॉर एवरी डिजायर्ड रिजल्ट्स we take a calculative actions. If you want to achieve any goal in your life or business or anything else, any group goal, then you need to take a calculative move. Okay, now what happen अगर मैनेजमेंट को आगे जाए? बेसिकली यू आर अ BBA स्टूडेंट। BBA में हम बिजनेस मैनेजमेंट को कब पढ़ते हैं? बेसिकली जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट। ओके अदरवाइज ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट अप्लाई होता है। ये परवेजिव है, इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई नहीं होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई होता है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम जब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं
ओके, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या ठीक है, किसी भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन। ओके, ये दो चीज को हम मैनेज करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल और इन ऑर्डर टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की बात बाद में करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हमने कहा है मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन। ओके, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रिसोर्सेस होता है, या ऐसे भी इन जनरल व्हाट इज रिसोर्सेस फॉर अचीविंग द गोल। ठीक है, क्या रिसोर्सेस होता है? बिजनेस के टर्म में हम फाइनेंस बोलते हैं, जिसे मनी कहते हैं। फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, इन मैनेजमेंट में जो रिसोर्सेस होता है वो फाइनेंस है, मनी। अगर और करें तो ह्यूमन रिसोर्सेस, एम्प्लॉय। वी मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेस, वी मैनेज द फाइनेंस। ओके, वी मैनेज अदर रिसोर्सेस। Beside management of resources, we manage operation. You can say the production and operation. Okay, operation here means activities. सिर्फ रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना काफ़ी नहीं होता है, बट वी नीड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। ओके, तो एक्टिविटीज़ को भी हम मैनेज करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ मतलब परफॉर्म करते हैं उसको हम मैनेज करते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग गोल। ओके, अदर रिसोर्सेस में आप मशीन, मटेरियल, तो अदर रिसोर्सेज मशीन, मटेरियल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ऑफिस मैनेज भी करते हैं। These आर द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आप कह सकते हो, अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, other resources management, office management, management of the production and operations. Okay, these are the functional areas of management. Now let's define management again, कि ये सब मैनेज करने के लिए what are the activities that a manager or management performs actually, हम क्या करते हैं। Basically management is all about achieving the goals, taking a calculative move, managing the resources and operations. Okay, in every kind of organization we manage the resources and operations actually in order to achieve the goal effectively and efficiently. Now in another words, अगर आप मैनेजमेंट को डिफाइन करो, एक बहुत यूनिवर्सल डिफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द process of getting things done to achieve goals effectively
एंड एफिशिएंटली। ओके, अब देखो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक तो इसे अंडरलाइन करना है हमें, दूसरा गेटिंग थिंग्स डन, इट मीन्स टू कंप्लीट द वर्क, टू गेट द वर्क कंप्लीटेड, काम को कंप्लीट करवाना। ओके, टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, हम क्या करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस में काम को कंप्लीट करवाते हैं, किस चीज़ के लिए, गोल अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यू नीड टू नो these two words, even you need to explain these two words while defining the management। जब भी आप मैनेजमेंट को डिफाइन करो तो ये वर्ड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आना चाहिए। इफेक्टिवली कंप्लीटिंग टास्क और अचीविंग गोल ऑन और बिफोर टाइम, बिफोर द डेडलाइन एक्चुअली, और इफिशिएंटली विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, अगर हम इफेक्टिवली की बात करें, दैट इज ऑन और बिफोर टाइम। एक मैनेजर इफेक्टिव तभी हो सकता है जब वो अपना गोल, टारगेट्स या जो भी टास्क है वो टाइम से पहले या टाइम पर पूरा करता है, नहीं तो वो इफेक्टिव मैनेजर या इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऑर्डर मिला मैन्युफैक्चरिंग का, वी आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, हमें कुछ ऑर्डर मिला मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, और हमें डेडलाइन दिया गया, और डेडलाइन पे अगर हम मैन्युफैक्चर करके सप्लाई नहीं करते हैं, वी आर अ सप्लायर, देन हम इफेक्टिव नहीं कहलाएंगे। और इफ़िशियंसी की जब बात करते हैं, इट मीन्स मिनिमम कॉस्ट, तो यूजिंग दिस रिसोर्सेस इफ़िशियंटली। ओके, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करना है। से फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, अगर जहाँ 4 एम्प्लॉय लगना है तो हम 4 एम्प्लॉय को ही यूज़ करेंगे, नहीं तो 8 एम्प्लॉय को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अदर रिसोर्सेज को भी, रॉ मटेरियल हो या वॉट एवर द, तो यहाँ हम अब बात करते हैं दिस वर्ड प्रोसेस। हमने जब कहा था कि जब भी हम किसी डिफिनेशंस में या कोई चीज़ एक प्रोसेस में होता है तो दैट मीन्स द स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी नीड टू परफॉर्म, अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, एक इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट में जो हम जिस चीज़ को परफॉर्म करते हैं काम को कंप्लीट कराने के लिए, वो हमारा प्लानिंग है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं। प्लानिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, जब हम प्लानिंग को अदर से पढ़ेंगे तो प्लानिंग के टाइप्स और प्लानिंग को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, इसी रिसोर्सेज के लिए प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, ठीक है। देन हमें स्टाफिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, काम कराने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स में स्टाफिंग कहलाता है, टू पुट द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग, एक लीडरशिप वाला रोल होता है कि अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड देता है, गाइड करता है, सुपरविज़न प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना डायरेक्शंस के गोल अचीव नहीं होना है इफ़ यू आर इनटू मैनेजमेंट। देन फिफ्थ वन इज़ कंट्रोल करना भी हमें ज़रूरी होता है। अगर ये सब चीज़ हम परफॉर्म नहीं करें तो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने प्लान कर लिया, उसे कंट्रोल नहीं किया, तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है टू चेक द सर्टेन इंटरवल, ऑन अ सर्टेन इंटरवल दैट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। जो हमने प्लान किया है उसके अनुसार हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम बीच बीच में चेक करते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हमने प्लान किया कि हमें
जो है 100 कार सेल करना है विद इन अ मंथ। एक महीने में 100 कार ऑल ओवर इंडिया में हमें सेल करना है। दैट इज़ आवर प्लान। ठीक है, तो ऑन 1 वीक एटलीस्ट, आफ्टर 1 वीक हम चेक करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि एक महीने का प्लान है कि मुझे अब एक महीने में अगर हमने सिर्फ 5 कार सेल किया, सॉरी 1 वीक में अगर 5 कार सेल किया, इट मीन्स वी आर स्टिल फार फ्रॉम द 100 कार, मतलब 95 कार अभी हमको 25 दिन में सेल्स करने हैं। तो इसका मतलब है हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो हम फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्या वो हम परफॉर्म लेस कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ते में हमें कितना कार बेचना चाहिए, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 25 कार बिक जाना चाहिए। जिस तरह से एक महीने का टारगेट है हमारा 100 कार बेचना, तो एक सप्ते में हमको 25 कार बेच लेना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ 5 कार बेचा है। तो 20 कार कम क्यों बेचा, इसके लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीज़न। या ऐसा तो नहीं हमने टारगेट ही गलत डिसाइड कर लिया है। अगर डिसाइड किया तो देन हम वी नीड टू चेंज द प्लान। या और भी रीज़न हो सकता है कि हम लेस परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उतने एम्प्लॉय को लगाया, जो हमारा सेल्स पर्सन है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं, देन करेक्टिव एक्शन लेते हैं। दिस इज़ कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज़ हैंड बाय हैंड। तो ये सब सारा हम परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। अब देखो ये ना फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या करते हैं, देज आर द फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कि बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, ऑफिस मैनेजमेंट, एक हमने छोड़ दिया मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, these are the functional area while you define the management in context of business management। क्योंकि आप बीबीए कर रहे हो, जब बीबीए एमबीए करोगे तो इट मीन्स वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट। जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस 5 or 6 functional areas of the management। okay, then what we do actually in a management, that is plan, organizing, staffing, directing and controlling। तो इस सब सारे functions को one by one हम देखेंगे। okay, let's discuss about these functions of the management। otherwise alternatively आप कह सकते हो, यहाँ तो हमने define किया है management is the process of getting things done to achieve goal effectively and efficiently, but alternatively हम कह सकते हैं management is the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling in order to achieve the goal effectively and efficiently। These are the of the management। otherwise management को कई तरीके से लोग define करते हैं। ओके, अगर आज के डेट में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस कैलकुलेटिव मूव, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स का ज़माना आ गया है। बिजनेस एनालिटिक्स, एवरी जो डिसीजंस होता है, जितना भी डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट में, ऑल आर डेटा ड्रिवन। मतलब हम अपने इंट्यूशंस या अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। व्हाट द डेटा सेज वी टेक द डिसीजंस। बिजनेस एनालिटिक्स, तो एवरी एरिया में हम एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा ह्यूमन रिसोर्सेस, पीपल एनालिटिक्स, एचआर एनालिटिक्स यूज़ हो रहा है। फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो हर जगह एनालिटिक्स को डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स कहते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस मेकिंग, एल्गोरिदम बेस्ड डिसीजंस मेकिंग। अब एल्गोरिदम बेस्ड डिसीजन मेकिंग में एआई का भी यूज़ होता है, मशीन लर्निंग का तो यूज़ होता ही होता है। एआई कुछ इंसाइट्स देता है, एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, ऑन दैट बेसिस वी टेक अ डिसीजंस। अब मेटावर्स का भी ये जो मैनेजमेंट में इन्फ्यूजन्स हो रहा है। तो देज आर द सम ऑफ द मतलब लेटेस्ट टर्म और कॉन्सेप्ट द मैनेजमेंट। बट यू आर अ बीबीए स्टूडेंट, यू नीड टू नो दिस थिंग्स, you need to know the calculative move, you need to know the strategic actions, you need to know the process of getting things done in order to achieve goal effectively and efficiently। okay, now let's discuss about the each and every functions of the management, like planning, organizing, staffing, directing and controlling। in simple words,
planning is deciding course of action in advance. Okay, we can say planning is the process of deciding course of action in advance. Okay, basically you can say in advance in terms of what to do, how to do, when to do. ओके, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम प्लान की बात करते हैं तो बेसिकली प्लान इज द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. अगर आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पहले टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल एंड देन लोअर. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? प्लान करता है. जब वो प्लान करता है तो इट इन्वॉल्व्स, हम लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग विजन, मिशन, goals and objectives, okay, these things decided during the process of plan. ठीक है, अब हम विज़न, जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे, क्योंकि प्लान जो डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान बनता है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जिसमें क्या करता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट तैयार होता है, जिसे हम विजन्स कहते हैं, ड्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. जब तक आपके पास ड्रीम ना हो कि आप क्या करना चाहते हैं तो फिर प्लान नहीं होगा. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा कि इन द लॉन्ग रन व्हाट इज़ योर ड्रीम. शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म्स गोल्स के लिए हम विजन्स. से फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस का एक विज़न था कि वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सब तक पूरी, मतलब कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में पहुंचा देना चाहता था, मोबाइल सबके हाथों तक पहुंचा देना चाहता था. एट द टाइम एक पंच लाइन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब किसी ने मोबाइल का नहीं सोचा था. जीडी गोयनका का विज़न था कि वो एजुकेशन नेटवर्क फैलाना चाहता है. तो सबसे पहले जो विजन्स आता, फिर मिशंस, द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस. इसके बाद हम जब प्लानिंग अलग से पढ़ेंगे तब देखेंगे. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स. ओके, अब टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ क्या कह सकते हैं, हमारा रेवेन्यू टारगेट्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या होगा, हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा चीज़ प्लान में डिसाइड्स होता है. ठीक है, और भी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग विजन्स, मिशंस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, etc. ओके, आगे हम लिख सकते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान which is prepared, which are prepared in a business organization. In a business organization or in a business management.
ओके, दिस प्लान्स क्या क्या है? दिस प्लान्स are strategic plan, tactical plan, operational plan, ओके। अब ऑपरेशनल प्लान में भी कई तरह के प्लान बनते हैं, सिंगल यूज प्लान, और स्टैंडिंग प्लान। ओके, कंटिंजेंसी प्लान, ये मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने तरह का प्लान हम बनाते हैं। दीज आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लान। बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लान, अगर हम ये कहें तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है प्लान का। प्लान बनाने के लिए हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट्स में हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स है। देन बिजनेस इन्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम कुछ प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं। प्रीमाइसेस कि हमारा कितना सेल्स हो सकता है, कितना हमें प्रोडक्शंस करना है, कहाँ से रिसोर्सेस लाना है। ओके, तो ये सब चीज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली टोटल एनालिटिकल प्रोसेस, अगर हम कहें एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द, इन ब्रीफ वी कैन से, planning is deciding course of action in advance, okay, in terms of what to do, how to do, when to do. It involves deciding vision, missions, goals and objectives, targets. When we say about the targets, it means ke we decide some standard performance actually. okay, आप लिख सकते हो plan may be in the form of बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस डॉक्यूमेंट जो बिजनेस पॉलिसीज होता है, रूल्स, बजट, ओके, दिस मे बी in plan we decide standard performance of each and every activities. ओके, जो आपका लेवल है भी बीबीए का, मैं उसके आधार पर ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग का एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव, जितनी भी चीज़ें आपके पास हो, अगर प्लान से रिलेटेड आपको डिस्कस करने के लिए कहा जाए तो यू कैन वॉमिट। ओके, नाउ द सेकेंड functions of the management is organizing. Okay, after planning, whatever we decides in plan, we organize the resources to achieve that plan actually. अब resources, not only resources but operations are also organized. Okay, तो आप कह सकते हो organizing is the process of organizing
रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन। ओके, सिर्फ रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी नहीं होता है। ऑपरेशंस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑपरेशन, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, उसे भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब रिसोर्सेज, यू नो दैट फाइनेंस, which means money, human resources, okay, operation, you know, production and operations। basically क्या होता है, during the process of organizing हम human resources को ऑर्गेनाइज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अदर रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ द during the process of organizing resources and operation are divided। बेसिकली यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है, डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड। सिर्फ डिवाइड ही नहीं करते, उसको ग्रुप करते हैं। कहाँ ग्रुप, कैसे ग्रुप करते हैं, ग्रुप इनटू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट। अब ये जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज डिपार्टमेंट, फंक्शनल यूनिट और डिपार्टमेंट और डिवीजन। ओके, हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं और एक ग्रुप में बना देते हैं ताकि हम काम या गोल हम ठीक से अचीव कर सके। अब इसका जो रिजल्ट आता है, जो ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर बनता है। द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है। ये बातें हम बाद में बताएंगे जब हम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन वाला यूनिट डिस्कस करेंगे। आप आगे लिख सकते हो, व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द human resources beside division of work and grouping of similar एक्टिविटीज़। देखो यहाँ जो वर्ड्स है उस पर ध्यान देना। डिवीज़न ऑफ वर्क, बिसाइड हम डिवीज़न ऑफ वर्क के अलावा क्या, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, जो एक तरह के एक्टिविटीज़ काम होते हैं एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड सारा काम जो होगा, पैसे के लेन देन, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक ग्रुपिंग कर देंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना वर्क है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में आ जाएगा। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन से रिलेटेड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, ऑफिस मैनेजमेंट अलग। इस तरह का हम ग्रुपिंग करते हैं मैनेजमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स। हमने तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। फाइनेंस का अलग, एचआर का अलग, मार्केटिंग का अलग। बट कोई स्कूल होता है, अब कोई कॉलेज है ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ जो होगा एडमिशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग फैकल्टीज़ होंगी। तो डिपेंड्स अपॉन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग, ठीक है। जब हमने कहा कि
वाइल ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत सेंट्रल है ऑर्गेनाइजिंग में। हम जब ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो साथ साथ सारे रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वाइल ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज बिसाइड डिवीजन ऑफ वर्क एंड ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, वी इस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, उनके बीच हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, दैट इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा? सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बेसिकली दैट इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको, हु रिपोर्ट्स होम। आ गया, बेसिक को लिख सकते हो, इट मीन्स हु रिपोर्ट्स होम। ओके, अब हु रिपोर्ट्स होम इट मीन्स कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। इतना ही काफी नहीं होता है। कम्युनिकेशन इनके बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस भी हम पहले ही डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, या कम्युनिकेशन प्रोसेस, स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये सारे वर्ड का मतलब है स्पेन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization and decentralizations are decided. Okay. अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तो आपको समझ में आ गया कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जब भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके बीच कम्युनिकेशन कैसा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। स्पेन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर के अंदर कितना एम्प्लॉय काम करेगा, उसका एरिया ऑफ कंट्रोल कहाँ तक होगा। सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर टॉप पे होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया, ये 3 लेयर होता है, टॉप, मिडिल, लोअर। अब क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ एक या कुछ लोगों के पास, दैट इज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी टॉप पे होगी, या डिसीजन मेकिंग पावर जो होगा वो टॉप लेवल पे कुछ लोगों के पास होगा। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होता है तो लोअर लेवल को भी पावर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर। तो अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट द टॉप लेवल और विद द फ्यू हैंड्स और विद वन पर्सन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द लोअर लेवल। To what extent an organization should be centralized or decentralized, it is decided during the process of organizing. Okay, and it depends upon the kind of organization, type of organization. दोनों के कुछ benefits हैं, कुछ demerits भी हैं। Centralization में अगर highly centralized organization होगा, decision making सिर्फ top पे होगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा decisions lower level management तुरंत ले सकता है। लेकिन अब कोई डिसीजन जल्दी लेना है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हम अपने सुपीरियर को, वो उसको पूछ रहा है, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है।
ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, लोअर लेवल के पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, तो वो आसानी से ले लेता है, टाइम का बचत होता है और बहुत सारे बिजनेस को हम सेव कर सकते हैं। तो देज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी डिसाइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बट आप इसको अगर देखोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार होता है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो एक हायरार्की तैयार होता है। हायरार्की बोले तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की देखेंगे तो या तो सीईओ, चेयरमैन, सीईओ के बाद सारे सी सूट होते हैं, या उससे ऊपर हो सकता है कि चेयरमैन, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, इस तरह की कुछ हायरार्की हो सकती है। फिर सारे डिपार्टमेंट के चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एचआर ऑफिसर, ओके, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, सीपीओ या चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, सीओ होता है, ठीक है। तो इस तरह की हायरार्की, फिर इसके अंदर भी हो सकता है कि जनरल मैनेजर हो, ठीक है, इसके अंदर फिर मैनेजर हो सकता है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है। तो इस तरह की एक हायरार्की डेवलप होती है, इनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे होगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर तैयार करने की अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, इसके अलग एक्टिविटीज़ की जो ग्रुपिंग होती है, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और भी डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, फंक्शनल यूनिट तैयार हो सकता है। ओके, तो 4 डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है कहीं रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, ओके, परचेजिंग डिपार्टमेंट, इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है, क्रेडिट कलेक्शन डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मूव टू द थर्ड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। नाउ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक स्टेप ख़त्म होने के बाद दूसरा स्टेप होता है। मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस। साइमल्टेनियसली सारा फंक्शन मैनेजमेंट का साथ साथ चलता है। हम प्लान भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा। बट स्टाफिंग में हम करते क्या हैं, अगर हम बात करें स्टाफ से ही लेना देना, बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एक फंक्शनल एरिया है जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। इसमें अगर आप लिखना चाहो तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग a right person at right place, at right time also, okay. अब putting right person at right place at right time is not easy task, okay. अब इसमें हम करते क्या है कि नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है, KRA बोलते हैं। KRA को हम क्या करते हैं,
के ऐसे से मैच करते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है, तभी जाके हम प्लेस कर पाते हैं। इट मीन्स कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है, ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के हिसाब से जो हमारे किसी के पास नॉलेज स्किल्स होना चाहिए, दोनों को मैच करते हैं, तभी जाके राइट प्लेस पे उसे पुट करते हैं। बट राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस, इसका जो इम्प्लीकेशंस है दिस लाइन्स का, पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, ठीक है, काम को स्मूथली कराने के लिए या गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए राइट पर्सन को राइट प्लेस पे होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल है कि सचिन तेंदुलकर राइट पर्सन है क्रिकेट खेलने के लिए। अगर उससे हम गाना गवाएं तो हम अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर सिंगर है, वो राइट प्लेस पे सिंगिंग कर सकती है, उससे हम क्रिकेट नहीं खिलवा सकते। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक ऊँट की बच्ची जो कैमल है, मदर कैमल एंड जो क्या कहते हैं बेबी कैमल है, दोनों के बीच बात होती है। जो बेबी कैमल अपने माँ से कहती है कि हमारे आईलैश हैं वो इतने बड़े क्यों हैं, ठीक है, तो माँ कहती है वी आर द एनिमल ऑफ डिज़र्ट, वहाँ सैंड स्टॉर्म आते हैं, वहाँ आंधी चलती है तो ये जो बड़े बड़े आईलैश है ये सैंड स्टॉर्म से बचने के काम आता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो ऊँट की बच्ची होती है वो थोड़ा जिज्ञासु होकर पूछती है कि हमारे पैर इतने चौड़े क्यों हैं, तो वो कहती है वी आर द एनिमल ऑफ डिज़र्ट, डिज़र्ट में हमें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, वी आर द शीप ऑफ द डिज़र्ट, हम वहाँ तेज़ दौड़ पाते हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ कोई दौड़ नहीं पाता। फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्ची पूछती है कि हमारे पीठ पे ये गुंबद नुमा क्या बना हुआ है, तो माँ कहती है कि वी आर द एनिमल ऑफ डिज़र्ट, वहाँ सबतों पानी नहीं मिलता है तो ये जो गुंबद नुमा बना है इसमें हम पानी स्टॉक कर पाते हैं और सबतों बिना पानी के रह सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद जो बेबी कैमल है बहुत जिज्ञासु होकर पूछती, देन व्हाट वी आर डूइंग इन अ ज़ू, हम जू में क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा सारा स्किल जो आईलैश है, जो पैर है, जो पीठ पे बना हुआ, ये सब डिज़र्ट के लिए है और हमारे ये सारे स्किल्स वहीं काम आएंगे, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ अगर आप गलत जगह पे हैं तो ये यूज़लेस है, ये बेकार है। तो राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस, स्टाफिंग। तो इसके लिए अगर हम बात करें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये भी एक प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हम क्या क्या करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, HRP बोलते हैं, रिसोर्सेज प्लानिंग आर ओके। अब व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग? इट्स नॉट इजी टास्क। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्किल्स कितना अवेलेबल है, अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नया ऑर्गेनाइजेशन है, कितना अवेलेबल है और कितनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, स्किल्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायर्ड स्किल्स, कितनी हमें स्किल्स की ज़रूरत है। तो इन दोनों के बीच हो सकता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो सरप्लस है तो वो भी हमें हटाना है, अगर कम है, डेफिसिट है, तो हमें हायर करना है। अब इतना आसान नहीं होता है, हो सकता है कि जिस स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो लेबर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। पूरे स्किल्स के जो मार्केट है, जॉब मार्केट को हम लेबर मार्केट कहते हैं, तो फिर हमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है लोगों को हायर करके, ठीक है। तो एक टाइप का एनालिटिक्स यहाँ हम परफॉर्म करते हैं। आगे हम लिख सकते हैं स्टाफिंग involves
recruitment, which is searching right candidate, selection of right candidate, choosing best candidate, recruitment, selection, training and development, ओरिएंटेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम, ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, जिसमें हम सैलरी डिसाइड करते हैं, ओके। अब ये सारा चीज़ हम परफॉर्म करते हैं। अब इसमें ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को आपको जानना है। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, आजकल के डेट में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए। अभी एआई का टाइम है, एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा ड्रिवन डिसीजंस। रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग राइट कैंडिडेट। अब राइट कैंडिडेट को सर्च करने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, जॉब पोर्टल्स है, ओके। सर्चिंग राइट कैंडिडेट, जो रिक्रूटमेंट का पर्पस होता है इनकरेजिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब, दैट इज रिक्रूटमेंट। इसी में से जब लोग जमा कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को हम चूज़ करते हैं, दैट इज नॉन एज सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद फिर हमें उसे ऑफर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर उसको अगर ट्रेनिंग देने की, जॉब से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है तो ट्रेनिंग देते हैं। जब वो काम करने लगता है कुछ उसे डेवलपमेंट्स के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। या उससे पहले, ट्रेनिंग से पहले ऑर्गेनाइजेशन में उसका ओरिएंटेशन करवाते हैं, ओरिएंटेशन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो काम स्टार्ट करता है तो उसका सोशलाइजेशंस करते हैं, उसके जो बिज़नेस, जहाँ का वर्क प्लेस है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट्स है, तो उससे उसको एडेप्ट करवाते हैं। देन हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। थोड़ी दिन के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब काम स्टार्ट कर देता है तो हम एक एवेल्युएशंस करते हैं कि जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, जो सैलरी वैली ये सब मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज नॉट इनफ। ये हम कहने के लिए कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, बट टू पुट द राइट पर्सन एट राइट प्लेस वी फर्स्ट डू द human resources planning, then we recruit the people, then we select, we give the training, okay। हम उसको मेंटेन करते हैं एम्प्लॉय को। तो these are the प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जो फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग, ओके। अब हमने स्टाफिंग कर दिया, हमें पता है जहाँ भी गोल अचीव करने के लिए जो स्टाफ, ठीक, रिक्वायरमेंट्स है। और ये बता दूँ, ऐसा नहीं कि स्टाफिंग कर दिया, दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हेन एवर स्टाफ इज रिक्वायर्ड, इट इज़ द स्टाफिंग फंक्शंस दैट fulfill the requirements actually. The responsibility of the staffing department, you can say, the human resources department, to fill the gap actually, ठीक है। डायरेक्टिंग की बात करें तो इसमें दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑल्सो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग मूव्स staff into action, okay। it is the process of, आप लिख सकते हो, it is the process of guiding, instructing, supervising,
ओके। होता क्या है कि या अगर आप मैनेजमेंट में हो या मैनेजर हो, ठीक है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, बिना इसके गोल अचीव नहीं होना है। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें गाइडेंस की, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। बेसिकली आपने जो डायरेक्टिंग वर्ड है, डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन देता है, दैट मीन्स एक्शन एंड कट। आपने मूवी का शूटिंग देखा है, डायरेक्टर क्या करता है, एक्शन करता है और कट करता है। एक्शन बोले तो मूव इनटू एक्शन, कट बोले तो स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो अगर इसके कंपोनेंट्स देखें डायरेक्टिंग्स के लिए क्या क्या चाहिए, अब डायरेक्टिंग में इतना ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ हम गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं एम्प्लॉय को काम करने के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे थ्योरीज हैं जिसमें एम्प्लॉय को कहा जाता है एम्प्लॉयज़ इनहेरेंटली लेज़ी होता है, वो काम को अवॉइड करता है, तो उन्हें हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, आप कह सकते हैं डायरेक्टिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, इन्वॉल्व्स लीडरशिप। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लीडरशिप है। बिना लीडरशिप के आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर जो मैनेजर होता है उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। अगर इन्फ्लुएंस नहीं करने की क्षमता नहीं है तो फॉलोवर्स जो है या फिर जो सबऑर्डिनेट है आपकी बात ठीक से नहीं मानेगा। लीडरशिप होना चाहिए, सुपरविज़न होना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है। ये सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। जब हम डायरेक्टिंग को ठीक से अलग यूनिट में पढ़ेंगे तो हम डायरेक्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट को, कम्युनिकेशंस को, लीडरशिप को, सुपरविज़न को और मोटिवेशंस को ठीक से पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूव टू द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। नाउ फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। और ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज़ द नॉट लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज हैंड बाय हैंड। ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग goes hand by hand. It means प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग साथ साथ चलता है। जब हम प्लान करते हैं हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने कोई टारगेट फिक्स किया, ठीक है कि नहीं, हमें कुछ करना है, तो ऑन अ सर्टेन इंटरवल हम देखते हैं कि हम टारगेट के कितने करीब हैं या कितना दूर हैं, वो ज़रूरी है। तभी आप टारगेट अचीव कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। हमने बस प्लान कर लिया, बस चलते जा रहे हैं, पता चला बरसों में हमारा प्लान पूरा नहीं हुआ। तो इन कंट्रोलिंग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग we check the performance on certain interval. ओके, अब चेक द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस वर्ड का यहाँ कनोटेशन है वो बहुत ब्रॉडर है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो हमने प्लान में डिसाइड किया है, वॉट एवर। अब परफॉर्मेंस यानी कुछ परफॉर्म करना ही नहीं, हमारा कॉस्ट का परफॉर्मेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का हमने जो डिसाइड किया था, हमने जो टारगेट फिक्स किया था सेल्स का, वो कहाँ पहुँचा। हो सकता है कि हमने 100 कार सेल करने का टारगेट फिक्स किया था,
तो अभी हम 1 महीने का टारगेट होगा 100 कार को सेल करने का, तो विद इन अ वीक हम देखते हैं कि हम कितना सेल कर पाए, कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस चेक करते हैं बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वी चेक द परफॉर्मेंस। आप आगे लिख सकते हो ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ ऑन सर्टेन इंटरवल। ठीक है, समय अंतराल बीच बीच में हम चेक करते हैं। तो ये चेक करना इतना आसान नहीं होता। बेसिकली हम क्या करते हैं, वी इंश्योर रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन are used according to the plan or not। हम ये इंश्योर होते हैं कि प्लान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस we identify the standard performance। अब you need to know what is standard performance। ओके, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जैसे हमने यहाँ प्लान को कहा, सॉरी परफॉर्मेंस को कहा कि परफॉर्मेंस एक ब्रॉडर, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बेसिकली प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान में जब हमने प्लान किया था तब हमने डिसाइड किया था कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल्स और प्लान्ड सेल्स, रेवेन्यू, हमारा टारगेट फिक्स किया था हमने रेवेन्यू का, कितना हम अर्न करेंगे, सेल्स का टारगेट, कॉस्ट का टारगेट, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहलाता है, दैट इज प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो हम क्या करते हैं, फॉर दिस वी आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्लान, देन वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, हम एक्चुअल, देन वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आफ्टर दैट वी कंपेयर between the two means between the planned performance and standard performance। ठीक है, बिटवीन द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। इफ एनी डिफरेंसेस, अब दोनों के बीच हमने कंपेयर किया, हमने कि प्लान में क्या है लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब दोनों के बीच अगर कोई डिफरेंसेस है, इफ एनी डिफरेंसेस इज फाउंड, रीजन for the differences or deviation, differences are identified and
रीज़न फॉर द डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। इतना ही काफ़ी नहीं होता है, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ठीक है, अब ये तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल दें, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट या प्लान्ड कॉस्ट, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लान में डिसाइड किया था कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पर यूनिट है, ठीक है, वो आएगा इतना। या से फॉर एग्जांपल हम कार मैन्युफैक्चरिंग में हैं, 10 लाख आएगा। ठीक है, पर कार को हम प्रोड्यूस करेंगे, हमने प्लान में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट या जो प्लान्ड कॉस्ट है वो 10 लाख है। ठीक है, अब क्या है ना कि एक्चुअल में जब हमारा रॉ मटेरियल चला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऑन सर्टेन इंटरवल 1-2 कार का हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम मेजर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। हमें पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट जो है ना 12 लाख आ गया। ठीक है, तो दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे तो द डिफरेंसेस है 2 लाख का, दैट इज डेविएशन हम कहते हैं। अब जो डेविएशन आया, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ था, बहुत प्लान ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत सारे एक्सपर्ट का हम जो है क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट होता है उससे हम सजेशन लेते हैं, तब जाके प्लान चॉक आउट होता है। जो ये डेविएशन है, वाई रीज़न फॉर दिस डेविएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न। जब रीज़न पता चल जाता है, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। ओके, तो देज आर द कंट्रोलिंग एक्चुअली। तो ये तो हमने एक एग्जांपल दिया, बट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजिंग में, हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का। आपने सिर्फ प्लान किया, कंट्रोल नहीं किया तो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हम समटाइम्स कहते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज हैंड बाय हैंड। और ये ऐसा नहीं कि हमने पहले प्लान पढ़ा और लास्ट में कंट्रोलिंग पढ़ा तो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग होता रहता है। बट ये सारे इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने ये लिखा इसलिए ताकि आप इसके लिए नोट भी बना लो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।